Hello everyone, welcome to our channel Nursing Knowledge #Nightingale Nursing। आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी नाम से मतलब परिचित है, लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है यह हम आज डिटेल्स पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हमें 3 चीज़ पहले याद रखना पड़ेगा, ओके, कि दैट इज स्ट्रेप यानी स्ट्रेप्टोकोकस, RF मतलब रूमेटॉइड और रूमेटिक फीवर, एंड देन इट विल प्रोग्रेस टू रूमेटिक हार्ट डिजीज। सो इसको हम कहते हैं 3 कॉन्सेप्ट मॉडल। और ये जो 3 कॉन्सेप्ट मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को अल्टीमेटली पूरे तरीके से समझने के लिए। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं स्किप कर दूंगा, बट आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हर एक से इंटर रिलेटेड है। ओके, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो मेन कॉजेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो बैक्टीरिया, जो मेन कॉजेटिव फैक्टर्स है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस लैंसफील्ड ग्रुप ए। अब लैंसफील्ड ग्रुप ए, इसको आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये क्या है एक्चुअली? एक लेडी, दिस लैंसफील्ड केम फ्रॉम द ना रुबेका लैंसफील्ड नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस को बहुत सारे ग्रुप में उसको क्लासिफाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करके। ओके, तो उसके अंदर जो रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए मेन कॉजेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सा है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस लैंसफील्ड ग्रुप ए। बहुत सारे ग्रुप में से जो मेन बैक्टीरिया, जो मेन कॉजेटिव है वो कौन सा है हमारा? वो है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिक लैंसफील्ड ग्रुप ए। ओके, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर जब एंट्री होता है तो हमारे यूजुअली दोनों ऑर्गन पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है। एक है टॉन्सिल्स एंड दूसरा है फेरिंग्स। ओके, सो टॉन्सिल या फिर फेरिंग्स पे ये बैक्टीरिया क्या होगा? ये एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना बॉडी का जो टॉक्सिन्स है, मतलब बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करेगा। ओके, और वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रूमेटोजेनिक स्ट्रेन्स विच इज रिलीज बाय द बैक्टीरिया। जैसे होता है कि हर एक कोई एंटीजन, मतलब कोई पैथोजन सब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वो क्या करता है? वो अपने बॉडी से एक केमिकल्स रिलीज करता है ना, ताकि वो जो केमिकल्स है उसी पर्टिकुलर सेल को डैमेज करे एंड बॉडी को अपना होस्ट बना के वो अपना ग्रोथ कर सके। तो सेम क्या करेगा यहाँ पे? जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बीटा हिमोलाइटिकस जो है वो क्या करेगा? अपना रूमेटोजेनिक जो स्ट्रेन्स है उसको रिलीज करेगा। ठीक है, सब उसको जब रिलीज करेगा तो बॉडी को प्रोटेक्शंस के लिए क्या होगा? बॉडी को प्रोटेक्शंस के लिए इमीडिएटली एंटीबॉडी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होगा, मैक्रोफेजेस बहुत सारा, देन WBC क्या करेगा? उस जगह पे रिएक्ट करना शुरू होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा? अल्टीमेटली एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टेक प्लेस, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होगा? एक रिएक्शंस स्टार्ट होगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस शुरू होगा ना, इमीडिएटली तो बॉडी को रिकवर नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, राइट? बट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रोसेस जो होगा वो शुरू हो जाएगा। सो पेशेंट्स को जो फर्स्ट जो फीलिंग्स आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सोर थ्रोट। ओके, सो वो सोर थ्रोट को हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, है ना, और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? बहुत सारे एंटीबायोटिक लेके उसको ठीक कर देते हैं। और बहुत सारे का बॉडी के अंदर अगर उसका इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग हो तो बॉडी नेचुरल प्रोसेस से भी उसको ठीक कर देता है ना। तो ये ऑलमोस्ट 97% केसेस में क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसको हम लोग ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हम लोग ईजिली उसको हम लोग कुछ दिन के अंदर उसको हम लोग रिलीव कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, 2 to 3% केसेस में क्या होगा, जहां पे इम्यून सिस्टम अटैक्स आवर ओन टिश्यू। मतलब एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, ये हम लोग का क्या है? इम्यूनो हेडक्वार्टर है, IHQ है ना, और ये ह्यूमन का एक फेस है। आई नो, तो ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेप्टोकोकस ने अटैक किया, और ये हम लोग का फेरेंजियल जो पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा? इमीडिएटली जब बैक्टीरियल स्ट्रेन जब आएगा
तो हम लोग का IHQ बॉडी के अंदर जो नेचुरल जो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होगा, वो रिएक्ट करना शुरू करेगा। फिर वो क्या होगा, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको भेजेगा। हो गया हम लोग का बॉडी का नेचुरल प्रोसेस कि जहाँ पे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम मौजूद है वो क्या करेगा, कोई एंटीजन के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी को प्रिपेयर करके वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेडिसिन लेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट लेंगे, तो हम लोग का बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन इन सर्टेन केसेस 2 to 3% केसेस में क्या होगा कि जो एंटीजन जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, सी हम लोग कोई भी बॉडी के अंदर जब रिएक्शंस होता है ना, तो बॉडी के अंदर हम लोग का एक काइंड ऑफ एजेंट्स रहता है, काइंड ऑफ एंटीजेंस ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो जो नया बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी के अंदर एंट्री किया उसके द्वारा जो एंटीजन प्रोड्यूस हुआ, और बॉडी का जो पहले से मौजूद जो एंटीजेंस है, होस्ट एंटीजन जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, होस्ट मतलब कोई बॉडी जहाँ पे रिजर्व है, मतलब जहाँ पे ग्रो करता है। तो होस्ट का जो एंटीजन है और न्यूली जो बैक्टीरिया का जो एंटीजन है ना, वो दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ट्विन बन जाते हैं, है ना। और दोनों का जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट को कॉपी करना, है ना। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाता है। और जब मॉलिक्यूलर मिमिक्री दोनों एंटीजन में, एक एंटीजन 2 एंटीजन, जब वो सेम एंटीजन ऑलमोस्ट दिखने में सेम लगता है, तो क्या होता है, वो जो एंटीजन है वो बहुत सारे ऑर्गन, ओके, मतलब एग्जाम्पल वो और सेम प्लेस पे नहीं रहता है, वो क्या होता है, वो एंटीजन सेम दिखने में हो जाता है। तो बॉडी को लगता है तो ये तो नॉर्मल एंटीजन है, तो कोई बात नहीं, उसको अलाउ कर देते हैं। तो ये जो एंटीजन है ये बॉडी के दूसरे पार्ट में भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके। कौन सा पार्ट में वो ट्रांसफर हो सकता है, अब देखिए, कार्डियक टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, साइनोवियल जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इतने सारे जगह में क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस, ये क्या होगा, 2 to 3% केसेस में क्या होगा, वो अपने आप को मॉलिक्यूलर मिमिक्री के द्वारा क्या करेगा, उसको उस बॉडी ऑर्गन के और उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर में क्या होगा, वो एंट्री कर जाएगा। फिर हर एक बॉडी के पार्ट के अंदर क्या होगा, जहां पे वो एंट्री करेगा वहां पे उसका इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। वही मॉलिक्यूलर मिमिक्री जो एंटीजन है वो जब ये सब ऑर्गन के अंदर जब एंट्री करेगा और जब उसका जब अलग सा जब इन्फेक्शंस या फिर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जब शुरू होगा, तो क्या होगा, वो उस स्पेसिफिक पार्ट को भी इन्फ्लेमेट कर देगा। जैसे अगर वो हार्ट के टिश्यू को अगर या फिर हार्ट के लेयर को अगर इन्फ्लेमेशन करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कार्डियाइटिस, है ना। अगर वो जॉइंट्स को करे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीआर्थराइटिस। अगर वो स्किन को करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एरिथमा मार्जिनेटम। अगर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को करे जहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, है ना। और अगर वो नर्वस सिस्टम को करे, मतलब इन्फ्लेट करे, तो पेशेंट्स को क्या हो सकता है, पेशेंट्स को कोरिया हो सकता है। कोरिया का मतलब क्या है, अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, फीट्स और द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो इतने सारे पार्ट्स को क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर जो एंटीजन है वो डिफरेंट रूट से डिफरेंट तरीके से वो क्या होगा, बहुत सारे बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट करना शुरू कर देगा और हर एक पार्ट में क्या करेगा, अपना इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन प्रोसेस को प्रोग्रेस करेगा, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस को जो बीटा हेमोलाइटिकस है वो कैसे हार्ट को इफेक्ट करके उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट करता है, ओके। सो वो तो एक दिन में नहीं होगा या फिर एक ही टाइम पे वो नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। बॉडी के अंदर इम्यून प्रोसेस जब स्लो होता है तो कोई भी इन्फेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो अपने आप पे भारी हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या होगा, वो और भी हेवी हो जाएगा। फिर उसका जो प्रोग्रेस रेट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता है, राइट। सो फर्स्ट क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, ओके। अब देखिए कि ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट गेट इफेक्टेड, और इस हार्ट का 3 लेयर है, राइट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो हार्ट का ऑल 3 लेयर्स जब इन्फेक्शंस हो जाएगा और उस पर जब इन्फ्लेमेशंस आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पैनकार्डाइटिस। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ओके, पैनकार्डाइटिस। सो पैनकार्डाइटिस मतलब क्या है,
all the three layers, pericardium, myocardium and endocardium will get infected by the bacteria. Okay, so अब हम देखेंगे कि पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है. पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर कौन है? पेरिकार्डियम. ये हम सभी जानते हैं. तो पेरिकार्डियम लेयर का 2 लेयर होता है. ओके, 2 लेयर होता है. एक है पैराइटल जो बाहर में रहते हैं और एक होता है अंदर में विजरल. सो उन दोनों का अंदर क्या रहता है? पेरिकार्डियम स्पेस रहता है, मतलब एक थोड़ा सा वैकेंट स्पेस रहता है और उस पे एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या कहेंगे उसको हम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब देख लीजिए, मैंने थोड़ा ड्रॉ कर दिया है. एक ये मानिए आपका पेरिकार्डियल लेयर है, इसका दोनों मतलब लेयर है सब डिवाइडेड, राइट? पैराइटल बाहर वाला, अंदर वाला विजरल. अंदर में क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है. अब क्या होगा, जो फर्स्ट जो हम लोग का इन्फेक्शियस जो एजेंट है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस जो है, वो क्या करेगा? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर वो एंट्री करेगा. ओके, थ्रू ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इट विल एंटर इनटू द पेरिकार्डियल फ्लूइड. देन व्हाट विल हैपन? इट विल डायरेक्टली इन्फेक्ट द पेरिकार्डियम लेयर. ओके, तो जब बैक्टीरिया एंट्री करता है तब क्या करेगा? वो इमीडिएटली पास फॉर्मेशंस नहीं करेगा. ओके, इट विल टेक सम टाइम टू प्रोड्यूस द पास inside the pericardium layer, but when the patients will ignore, the patients जब उसको इग्नोर करेगा, वो मेडिसिन नहीं ले रहा है ना, वो अपने ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, तो क्या होगा? ये जो पास धीरे धीरे जमना शुरू होगा. कहाँ? किसके अंदर? पेरिकार्डियम लेयर के अंदर. सो ये जो फ्लूइड है ना, वो धीरे धीरे पास में कन्वर्ट होना शुरू होगा और पेशेंट जब और भी उसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शंस वो क्विकली प्रोग्रेस होता जाएगा, वो क्विकली बढ़ता जाएगा. फिर क्या होगा? जो पास जो पहले हुआ था वो इमीडिएटली हार्ड होना शुरू हो जाएगा. देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ना, वो इमीडिएटली जमना शुरू हो जाएगा, मतलब वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा. फिर जब पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो जब हार्ड होना शुरू होगा, वो क्या बोलूँ, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ना उसको दिखता है ब्रेड एंड बटर के जैसा. ओके, सो उसको हम लोग इसलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियाइटिस. सो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस. ओके, अब ऑलरेडी पेशेंट्स को पेरिकार्डिटिस हो गया और पेशेंट्स क्या कर रहे हैं? पेशेंट्स यहाँ पे उसको इग्नोर कर रहा है. ही इज इग्नोरिंग, ही इज थिंकिंग दैट नो दिस इज जस्ट अ सिंपल चेस्ट पेन, ये गैस्ट्रिक का पेन है, ये ऐसे ही चला जाएगा, है ना. पेशेंट्स क्या किया? उसको क्या किया? पेशेंट ने उसको इग्नोर कर दिया. सो जब पेशेंट सब इग्नोर करता है तो क्या होगा? वहाँ पे जो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी पेरिकार्डियम को इफेक्ट कर चुका है, वो धीरे से प्रोग्रेस होकर वो कहाँ पे आएगा? वो मायोकार्डियम लेयर तक पहुँच जाएगा, है ना. मतलब हार्ट का जो मसल्स जो लेयर है वहाँ पे वो पहुँच जाएगा. तो मायोकार्डियम लेयर पे जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मैक्रोफेजेस, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स एंड देन एनिट्सको सेल्स. ओके, और जिसे हम लोग कहते हैं कैटरपिलर सेल्स, उन सब का प्रेजेंस आएगा क्योंकि मायोकार्डियम लेयर को प्रोटेक्ट करना है. तो वो सब तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे. आप देखिए, ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का लिम्फोसाइट्स है. ये जो है मैंने ड्रॉ किया है, ये सब क्या है? ये मैक्रोफेजेस है. और ये जो देखिए लंबा करके कैटरपिलर जैसा दिख रहा है, राइट? ये क्या है? ये है एनिट्सको सेल, और जिसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर सेल. सो ये सब जो सेल है वो क्या होगा? मायोकार्डियम लेयर के अंदर पहुंच जाएगा. अब पेशेंट्स क्या पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है और पेशेंट्स ट्रीटमेंट भी उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ये भी धीरे धीरे अपने आप में से एक फाइब्रस हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू करेगा. मतलब मायोकार्डियम लेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है हार्ट का जो मेन मसल है, वो क्या होगा? वो धीरे धीरे फंक्शनल लेस होना शुरू करेगा क्योंकि उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, है ना. इन्फेक्शंस की वजह से जो पास था वो बहुत ज़्यादा हार्ड होके वो क्या हो गया? वो फाइब्रोनस एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर लिया. फिर मायोकार्डियम जो लेयर है वो क्या होगा? वो पंपिंग एक्शंस फेल कर जाएगा, मतलब पंपिंग जो एक्शंस जो कर रहा था हार्ट, वो उसको ठीक से नहीं कर पाएगा, राइट. फिर मायोकार्डियम लेयर क्या होगा? अल्टीमेटली धीरे धीरे वो अपना जो फंक्शनल लॉस है उसको महसूस करने लगेगा. तो नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट?
जब पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम दोनों ही इन्फेक्टेड हो गया है ना, तो वो इन्फेक्शन प्रोग्रेस होके इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज एंडोकार्डियम पे वो इफेक्ट करेगा। फिर एंडोकार्डियम का जो लेयर है वो थिकनिंग ऑफ द लेयर, मतलब एंडोकार्डियम जो लेयर है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे थिक होना शुरू करेगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेशंस ऑफ द लेयर। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो जो थिकनिंग जो होगा, जो प्लैक फॉर्मेशंस होगा, प्लैक मतलब काइंड ऑफ अ क्लॉट यू से और काइंड ऑफ अ थिकनिंग यू कैन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैकुलम प्लेक। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मैकुलम प्लेक। ये नाम आपको थोड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा, है ना, ताकि जो एग्जामिनर्स है वो आपके कॉपी को ध्यान से देखे। मेरा पेरिकार्डियम जो है वो ब्रेड एंड बटर बन गया हार्ड होके। मायोकार्डियम भी क्या हुआ, मायोकार्डियम मतलब जो हार्ट का जो मेन मसल है वो भी हार्ड होके ठीक से फंक्शंस नहीं कर रहा है। और एंडोकार्डियम में भी क्या हो गया, मैकुलम प्लेक के वजह से एंडोकार्डियम भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो एंडोकार्डियम जब ठीक से नहीं काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट का जो वाल्व है, बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड जो भी वाल्व है हम लोग का, वो क्या होगा अल्टीमेटली, वो भी श्रिंक होना शुरू करेगा। और वो जब श्रिंक होना शुरू करेगा तो हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है उस पे बहुत सिग्निफिकेंटली चेंजेस आएगा। फिर वो हार्ट क्या होगा अल्टीमेटली, वो उसको रिगर्जिटेशन करेगा। क्या करेगा, रिगर्जिटेशन करेगा, मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि भाल्व श्रिंक हो रहा है और भाल्व क्या हो रहा है, भाल्व रोक नहीं पा रहा है ब्लड फ्लो को वन वे डायरेक्शंस में। तो बैक फ्लो के क्या होगा अल्टीमेटली, वो मतलब जहां से वो एंट्री कर रहा है वो वहीं से वो एग्जिट होना शुरू करेगा, है ना। फिर हार्ट अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट अल्टीमेटली फेल होना शुरू करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो कंप्लीटली एक रूमेटिक हार्ट डिजीज में वो कन्वर्टेड हो जाएगा। तो कहाँ से वो बैक्टीरिया एक फेरिंजाइटिस एक टॉन्सिलाइटिस से शुरू हुआ था, वो 2 to 3% जब प्रोग्रेस हो गया तो वो हार्ट को अटैक करके वो इतने सारे प्रोसेस के थ्रू हार्ट को कंप्लीटली वो इफेक्टेड कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कॉजेस एंड द रिस्क फैक्टर्स ऑफ आरएसडी। ओके, द प्राइम कॉज इज गैस इन्फेक्शंस, मतलब गैस का फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। ओके, एग्जाम में आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। एंड देन लैक ऑफ इम्यूनिटी, कोई किसी का बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अगर लो हो, अगर वो ठीक से खाना नहीं खा रहा हो या फिर उसका ठीक से उसका कोई वैक्सीनेटेड अगर नहीं हुआ हो, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट द डिजीज, एनी डिजीज, सो इट कैन बी आरएसडी। सो नाउ द नेक्स्ट कॉजेज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। किसी के बॉडी के अंदर कोई ऐसा अगर डिजीज मौजूद हो जिसके कारण उसका खुद का बॉडी का जो सेल्स है वो डैमेज हो रहा है, ओके, एंड खुद का जो इम्यून सिस्टम है उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली उसको वीक से वीकर करते जा रहा है, so they are more prone to get the RHD. And what can be the risk factors? Here are few risk factors that I have mentioned, that is smoking, okay, then living in any crowded place, overcrowded place अगर कोई जगह पे हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वेंटिलेशंस नहीं होता है तो वहाँ पे पेशेंट्स को चांसेस रहता है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का, एंड इफ इट इज कंटिन्यूइंगली प्रोसेसिंग पर्सन्स कैन गेट टू RHD. देन लैक ऑफ हाइजीन मेंटेन्स, अगर कोई खाना खा रहा हो और वो अपने हाथ को मतलब हैंड वॉश ना करे, या फिर कोई जो खाना खा रहा है वो खाना अगर अनहाइजीनिक हो तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, उसको फिर से वो उसको खा रहा है। सो ऑफकोर्स उसमें से कोई बैक्टीरिया अगर स्ट्रेप्टोकोकस हो गया है ना, सो पहले वो क्या करेगा, वो फेरिंग्स मतलब टॉन्सिल्स उसको इफेक्ट करेगा, एंड देन फाइनली वो क्या करेगा, रिपीटेडली जाके वो RHD में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एंड देन लैक ऑफ ओरल हाइजीन, अगर कोई ओरल हाइजीन कोई ब्रश ठीक से अगर नहीं कर रहा है तो दे आर विल बी अ बैक्टीरियल ग्रोथ इनसाइड द माउथ, राइट, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू द RHD. सो ये हम लोग का कॉजेस एंड द फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द RHD हो गया। तो बाकी जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सबको एक बार कहना चाहता हूँ कि वीडियोस को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियोस को जब आप स्किप करते हैं ना तो आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर देते हो बिना समझे अगले टॉपिक को,
क्योंकि हर एक लाइन के साथ हर एक लाइन का संबंध रहता है। तो आप जब एक लाइन को जब स्किप कर देते हो ना, तो दूसरी लाइन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक हो जाता है। तो आप पूरे वीडियोज़ को देखिए, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके हर एक वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग को ईज़िली समझ में आए। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू ऑल।